नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच आई राहत भरी खबर, गरज व चमक के साथ बारिश की बनी संभावना। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज बिल होगा पेश। हरियाणा में किसानों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगा इस बड़ी सुविधा का लाभ, एक साथ मिलेंगे कई फायदे। हरियाणा में भीषण गर्मी ने बढ़ाई सब्जियों की कीमतें, नींबू के भाव ने सभी को चौंकाया। हिसार CIA इंचार्ज के पक्ष में उतरी ये खाप, किया बड़ा ऐलान, बोले पवन सिंह मार के साथ गलत नहीं होने देंगे। हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, चेयरमैन ने बताई ये तारीख। रंग बिरंगे रंगों से गुलजार हो रही है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, पेंटिंग्स के जरिए मिलेंगे मोटिवेशनल संदेश। हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी, 7 मई से 31 मई तक कर पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में एम्बुलेंस के लिए नहीं करना पड़ेगा अब लंबा इंतजार, स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं 296 नई गाड़ियां। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को लेकर चिंता हुई खत्म, 100 नए स्टेशन होंगे स्थापित। हरियाणा के शहरों में सफाई व्यवस्था में दिखेगा बड़ा सुधार, सभी घरों के बाहर लगेंगे RFID टैग। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट, नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, 776 दिग्गजों ने ठोकी ताल, इस जिले में सबसे अधिक प्रत्याशी। और मन की बात का 133वां एपिसोड, मोदी बोले जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, अब तक 1 करोड़ 20 लाख घरों की लिस्टिंग हुई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आग उगलती गर्मी और लू ने आमजन की परेशानी को काफी अधिक बढ़ा दिया है। पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क हवाओं और सूर्य के तीखे तेवरों के कारण राज्य के कई हिस्सों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को लू से राहत मिल सकती है। प्रदेश में सबसे गर्म शहर रोहतक रहा है, जहाँ का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर और दक्षिण हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। रोहतक, फरीदाबाद, नारनौल, सिरसा, हिसार, करनाल, नूंह, भिवानी, जींद और सोनीपत जैसे शहरों में गर्मी का सितम बढ़ गया है। वहीं 27 अप्रैल की रात यानी आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के दक्षिण और पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 28 अप्रैल को प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 29 अप्रैल को भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद 30 अप्रैल, 2 मई और 5 मई को भी एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे राज्य में बूंदाबांदी की संभावना प्रबल रहेगी। मई के पहले पखवाड़े तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि जो बिजली उपभोक्ता 3 सालों से लगातार बिजली बिल का भुगतान करते आ रहे हैं, उन्हें सोलर कनेक्शन के लिए नगद 2 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली निगम अब घर बैठे बिना किसी खर्च के सोलर सिस्टम कनेक्शन लगाकर देगा। इसके लिए उपभोक्ता को केवल CSC सेंटर पर फॉर्म भरकर अपने उपमंडल कार्यालय में जमा करवाना होगा। उपभोक्ताओं के 2 लाख रुपए अब बिजली निगम खुद जमा करवाएगा। इस राशि पर कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा और उसके बाद में उपभोक्ता किस्तों में वापस कर सकेगा। निगम ने यह फैसला सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लिया है। बिजली निगम की ओर से दिए जाने वाले 2 लाख रुपए लौटाने की कोई समय सीमा और राशि की बाध्यता भी नहीं है। उपभोक्ता अपने हिसाब से किस्तों में इसे लौटा सकेंगे। जिन्होंने समय पर 3 सालों से नियमित बिजली का बिल जमा करवाया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस श्रेणी में किसी भी वर्ग का अधिकारी व कर्मचारी या फिर कोई भी सामान्य उपभोक्ता हो सकता है। बिजली निगम की ओर से सोलर सिस्टम लगवाने के लिए इन्हें ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज यानी सोमवार को शुरू होने जा रहा है। यह स्पेशल सेशन सुबह 11 बजे शुरू होगा। सत्र के दौरान ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बिल पेश किया जाएगा। ग्रुप डी कर्मचारियों की संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या तकरीबन 18,000 है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विरुद्ध महिला आरक्षण बिल को लेकर भी निंदा प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। विशेष सत्र की रणनीति को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सोमवार सुबह 9:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व
सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की जाएगी। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ग्रुप डी से क्लर्क के पदों पर प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने के लिए हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज बिल 2026 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 27 अप्रैल 2026 यानी आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें बिल पास किया जाएगा। 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इसके पात्र रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी से कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक नई अपडेट सामने आ रही है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग का काम चल रहा है और 2 मई तक इस कार्य को पूरा होने की संभावना है। इसके बाद उसकी जाँच व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन को देखते हुए पहले कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और इसके बाद कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होगा। उन्होंने बताया कि 12 मई से लेकर 15 मई के बीच कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में जिन छात्रों के खिलाफ नकल केस दर्ज हुए थे उस पर सुनवाई का शेड्यूल भी जारी किया गया है। इन केसों की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। जिन स्टूडेंट्स पर केस दर्ज हुए थे उन्हें सुनवाई के लिए इस तारीख को बुलाया गया है। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश के किसानों को अगले सप्ताह से व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड आधारित जे फॉर्म भेजे जाएंगे। इससे किसानों को लोन लेने सहित अन्य प्रकार की सुविधा मिलने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले सीजन से किसानों के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन भी लॉन्च की जाएगी। इसमें किसानों को जे फॉर्म भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग यानी अगली सरसों फसल से प्रारंभ, भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे खरीद कार्य में होने वाली अनावश्यक देरी से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो फेंसिंग और CCTV कैमरों के जरिए फर्जी खरीद पर रोक लगाई गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को लाइन में खड़े रहने की समस्या से भी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने सफाई अभियान के प्रति जागरूकता दिखाते हुए अहम पहल की शुरुआत की है। बता दें कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की योजना बनाई है। इसके अनुसार अब राज्य के सभी शहरों में घरों के बाहर RFID टैग लगाए जाएंगे, जिसकी सहायता से कचरा उठाने की रियल टाइम की निगरानी की जा सकेगी। GPS आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा ताकि कचरा उठाने वाली गाड़ियों की नियमित जाँच हो सके। इसके अनुसार हर घर, दुकान और संस्थान पर RFID टैग लगाया जाएगा। इससे कचरा उठाने वाली गाड़ी स्कैन करेगी। इसके माध्यम से रिकॉर्ड रहेगा कि किस स्थान से कचरा उठाया गया है और कहां से नहीं उठाया गया। नई व्यवस्था के माध्यम से हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जहां ऑनलाइन माध्यम से पूरे प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट की जांच की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपने एरिया में कचरा उठाने वाली गाड़ियों की लाइव लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, यानी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों के बाहर लगाए गए RFID टैग को सुरक्षित रखें और यदि समय पर कचरा नहीं उठाया जाता है तो ऑनलाइन इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय की तरफ से कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक यानी UG कक्षाओं में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12वीं परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इस बार भी एडमिशन की प्रोसेस पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगी। निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रशासन को 25 अप्रैल तक अपने पाठ्यक्रमों, विषयों और उपलब्ध सीटों का पूरा विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया था। ऐसा इसलिए ताकि आवेदन के वक्त विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो। जो स्टूडेंट्स स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं वे विद्यार्थी 7 मई से 31 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन पत्र में सुधार का ऑप्शन भी पेश किया गया है। विद्यार्थी 1 जून तक OTP आधारित संशोधन कर पाएंगे। इसके बाद 2 जून को आवेदकों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट 11 जून को जारी की जाएगी। इस बार दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पिछले साल की अपेक्षा तकरीबन 10 दिन पहले शुरू की गई है। हरियाणा का फरीदाबाद जल्द ही EV फ्रेंडली शहर बनने की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम ने यहां 100 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई है। नगर निगम ने यह फैसला शहर में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए लिया है। इन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 100 के आसपास हो सकती है और लगभग 8 एजेंसियों ने इस समय शहर में चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर अपनी रुचि भी दिखाई है। फरीदाबाद शहर में 20,000 से अधिक EV वाहन रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल नगर निगम व अन्य किसी विभाग की ओर से कोई चार्जिंग
स्टेशन अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे लोगों को अपने घर पर ही अपने व्हीकल चार्ज करने पड़ते हैं। अब नगर निगम ने चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकारी विभाग और कॉलेज जैसी जगहों को चयनित किया है। इसके साथ ही कुछ बड़े बाजारों को भी शामिल किया है। राज्य में ईवी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग स्टेशनों की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में पहल न सिर्फ लोगों को राहत देगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा देगी। सरकार का यह कदम प्रदूषण कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 296 नई एम्बुलेंस शामिल करने जा रही है। बता दें कि कई मरतबा सड़क हादसों में कुछ मिनटों की देरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने इमरजेंसी एम्बुलेंस नेटवर्क को रफ्तार देने का काम करते हुए 296 नई एम्बुलेंस शामिल करने की योजना बनाई है, ताकि हादसे के बाद लोगों को मदद के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े। इन एम्बुलेंस के जरिए सरकार का लक्ष्य किसी भी हादसे या ट्रॉमा के स्पॉट पर 10 मिनट से कम समय में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नए बेड़े में 17 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली होंगी, तो वहीं 59 को आउटसोर्सिंग के जरिए शामिल किया जाएगा और बाकी 167 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया जारी है। नई एम्बुलेंस सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि तकनीक से भी लैस होंगी। इनमें रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक कॉल रूटिंग सिस्टम और डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे कॉल से लेकर रिस्पॉन्स तक का समय घटेगा। चालक, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और कॉल सेंटर ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कॉल आने से लेकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने तक हर कदम पर बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। हरियाणा में सूर्य की तपिश आग उगल रही है, जिससे तापमान ही नहीं बल्कि सब्जियों की कीमत में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के चलते सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों में उछाल आया है। लोकल सब्जियां मंडियों में नहीं होने के चलते दूसरे जिलों व राज्यों से सब्जियां आ रही है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि हर बार गर्मियों के सीजन में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होता है और रसोई खर्च में इजाफा हो जाता है। हरी सब्जियां, घिया, तोरू आदि के भाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं टमाटर भी 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यदि बादलवाई और बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हुआ और मंडियों में सब्जियों की आपूर्ति बढ़ी, तो फिर कीमतों में गिरावट तय है। वहीं ऊंचे भाव पर सब्जियां खरीदने के लिए आम आदमी को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि नींबू का भाव 250 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद शहर की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ सजाया जा रहा है। इन पेंटिंग्स के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कलाकार दीवारों पर रंग भर रहे हैं, जिससे न सिर्फ शहर का सौंदर्य बढ़ा है, बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैल रही है। दिल्ली मथुरा रोड पर बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक फ्लाईओवर और उसकी दीवारों को रंग बिरंगी और संदेश देने वाली पेंटिंग से सजाया जा रहा है। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी थीम पर भी चित्र बनाए गए हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इसके साथ ही इसमें इंडियन आर्मी, इंडिया गेट, वायुसेना और जल सेवा जैसी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जो मानो देशभक्ति की गाथा गा रही हो। इसके साथ ही लोगों में भी सार्वजनिक जगहों को साफ रखने की भावना बढ़ती है। इससे स्वच्छ भारत जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन सिरसा पॉलिटेक्निकल में मेडिकल ऑफिसर व नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल सिरसा रहेगा। मेडिकल ऑफिसर व नर्सिंग सहायक के पदों के लिए नियुक्तियां हो रही है। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 58 वर्ष नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और 68 वर्ष मेडिकल ऑफिसर के लिए तय की गई है। सैलरी 36,500 रुपए से लेकर 95,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शनिवार शाम को पूरी हो गई है। 3 नगर निगमों समेत 7 निकायों में कुल 776 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें मेयर, नगर परिषद व पालिका के अध्यक्ष व सदस्यों के नामांकन पत्र शामिल है। पत्रों की जांच 27 अप्रैल यानी आज होगी, तो वहीं कल यानी 28 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं और शाम को कल ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 776 नामांकन में मेयर पद के लिए 29, नगर परिषद व पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 38, पार्षद पद के लिए 709 ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। रेवाड़ी में सबसे अधिक 185 नामांकन दर्ज हुए हैं। अंबाला में कुल 103 नामांकन दर्ज हुए हैं, तो वहीं पंचकुला में 132, सोनीपत में 123, धारवाड़ा में 98, सांपला में कुल 65 और उकलाना में 70 नामांकन दर्ज किए गए हैं।
हिसार के सब्जी मंडी पुल पर 17 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में अब महम 24 सर्वजातीय सरोखाफ ने पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हिसार सीआईए इंचार्ज पवन कुमार सिंह महम शहर से सटे गाँव खेड़ी महम के रहने वाले हैं। उनके पिता राजवीर सिंह किसान है। अनाज मंडी में आयोजित पंचायत में आए वक्ताओं ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जिस सीआईए इंचार्ज पवन पर आरोप लगा रहे हैं उसमें उनकी कोई गलती नजर नहीं आती। कहा कि जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है इसमें दुष्यंत चौटाला पुलिस की गाड़ी की खिड़की खोलने का प्रयास करते हैं, वह उसके पीछे भागते हुए नजर आते हैं। इसमें दुष्यंत का छिछोरापन साफ झलक रहा है। हिसार सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने गाड़ी से उतरकर दुष्यंत चौटाला के काफिले में आगे चल रहे चालक को गाड़ी सही तरीके से चलाने के लिए कहा था। खाप प्रधान अनिल राठी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के परदादा चौधरी देवीलाल को महम हल्के से उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि महम 24 की सर्वजातीय खाप पवन के साथ खड़ी है। जाट संस्था के उप प्रधान व खेड़ी महम के पूर्व सरपंच धर्मराज ने कहा कि पवन के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सिंगमार खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलशेर उर्फ पोपन ने कहा कि पवन को पुलिस जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। दुष्यंत चौटाला बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। हम पहले उनकी पंचायत का इंतजार करेंगे, इसके बाद जरूरत पड़ी तो चौटाला गांव की पंचायत में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने रविवार को प्रसारित मन की बात के 133वें एपिसोड में जनगणना का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए और ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं इस बार जनगणना का यह अनुभव उनके लिए अलग होने वाला है। पीएम ने कहा कि जिन राज्यों में जनगणना का काम पूरा हो गया है वहाँ घरों की लिस्टिंग का काम जारी है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 1,20,00,000 परिवारों के मकान की लिस्टिंग काम भी पूरा हो चुका है। आज भी मई के महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी देशवासियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। वहीं कच्छ के रण में बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। अब ये पक्षी कच्छ के पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।